दोस्तों स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। डेट है आज की 23 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्रीलिम मार्क बूस्टर का। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो राजीव कुमार को चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। हाल ही में अशोक लवासा ने रिज़ाइन दिया था क्योंकि उनको एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। अब उनके बाद एक नए चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट की गई है जिनका नाम है राजीव कुमार। तो यहाँ पर ये तीसरे चुनाव आयुक्त हैं। और अगर बात की जाए मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा जो हैं वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद अगर बात की जाए चुनाव आयोग के कार्यों की, तो चुनाव आयोग के कार्य जो हैं आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग कार्य करता है और उसके कार्यकाल की सुरक्षा भी इसी आर्टिकल के तहत दी गई है। अगर बात की जाए इसके चुनाव आयोग जो है हमारे संविधान के भाग 15 में, कौन से भाग में है? भाग 15 में और आर्टिकल 324 में, ठीक है। कुछ अन्य प्रोविज़न भी हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की जो सुविधा होती है या कार्यकाल का समय होता है वह सुरक्षित होता है और उसको सुरक्षा प्रदान की गई है। कैसे हम कह सकते हैं? इसको केवल संसद के द्वारा दोनों सदनों में अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है और इसका जो हटाने की प्रोसेस होगी वो क्या होगी? वो होगी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान। मतलब कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से किसी चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम चुनाव आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। यहाँ पर आप नीचे देखिए। और उसके अलावा 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि हमारा चुनाव आयोग जो है बहुसदस्यीय निकाय है या एक सदस्यीय निकाय है। तो वर्तमान में ये बहुसदस्यीय निकाय है और 1990 से यानी 1 जनवरी 1990 से यह 3 सदस्यों के साथ काम कर रहा है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। यह संशोधन किया गया था 1989 में और चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम के तहत इनकी संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई थी। इसके बाद अगर बात की जाए चुनाव आयोग के आयुक्त चुने जाने की कोई शैक्षिक योग्यता संविधान में निर्धारित है या नहीं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर उठता है तो इसका आंसर है कि कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चुनाव आयुक्त के लिए नहीं तय की गई है संविधान के द्वारा। उसके बाद चुनाव आयोग के कार्य जान लेते हैं क्या क्या हैं। चुनाव आयोग का पहला कार्य है संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों को बांटना। मतलब कि जो परिसीमन होता है संसदीय क्षेत्रों का, उसके आधार पर पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना। उसके बाद सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना और सूची तैयार करना। उसके बाद नामांकन पत्रों की जाँच करना, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं उनके नामांकन पत्रों की जांच करना और कार्यक्रम अनाउंस करना चुनाव का और डेट अनाउंस करना। इसके अलावा जब दलों में चुनाव चिन्ह आवंटित करने और राजनीतिक दलों को मान्यता देने को लेकर जब विवाद होता है तो चुनाव आयोग जो है एक अदालत के रूप में काम करता है। जैसे आपने कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में एक पार्टी में क्या हुआ था कि काफ़ी चुनाव चिन्ह को लेकर विवाद हुआ था, तो चुनाव आयोग के द्वारा ही फैसला दिया जाता है कि किस पक्ष को इस पार्टी का सिंबल मिलेगा या किस पक्ष को इस पार्टी का असली संस्थापक या असली प्रतिपादक माना जाएगा। उसके बाद छठा काम क्या है? चुनाव आयोग के द्वारा जो टीवी प्रोग्राम पर अपना कैंपेन करना होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे सभी पार्टियों को कैंपेनिंग की जो डिटेल होती है, किस प्रकार से कौन सी पार्टी कैंपेन करेगी और पूरा जो कार्यक्रम होता है उसको कौन तय करता है? चुनाव आयोग। उसके बाद यह राष्ट्रपति को सांसदों की अयोग्यता पर सलाह देता है। जब भी किसी एमपी के अयोग्यता पर सवाल उठता है तो ये राष्ट्रपति को सलाह देता है और यही कंडीशन इसकी विधायकों के साथ है। मतलब कि जब भी एमएलए की किसी एमएलए की अयोग्यता पर सवाल उठता है तो यह राज्यपाल को सलाह देता है। लेकिन दल बदल के तहत उठे प्रश्न को ये हल नहीं करता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दल बदल के तहत उठे प्रश्न को हल करने के लिए 10वीं अनुसूची है और उसमें लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष को वह शक्ति दी गई है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा आज का हरित पथ के बारे में है। क्या है ये? यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च की गई है
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा यानी NHAI के द्वारा, यहाँ पर देखिए आप NHAI, इसके द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। और जिस तरह से आप गूगल प्ले स्टोर में खोलेंगे तो आपको इस तरह की एक इमेज दिखेगी अगर आप हरित पथ ऐप डाउनलोड करते हैं। इससे होगा क्या, देखो हरित पथ से आप समझ सकते हैं इसका काम है जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनके किनारे जो वृक्ष लगे होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना कि कहाँ पर कितने वृक्ष राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगे हुए हैं और कहाँ पर वृक्षारोपण किया जा सकता है। इस प्रकार की सभी जानकारी इस पर अवेलेबल होगी। उसके बाद अगर बात की जाए हरित भारत संकल्प की, तो ये क्या है, हरित भारत संकल्प ये एक कैंपेन है NHAI का। और इस कैंपेन के दौरान क्या किया जाएगा कि पूरे देश में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा और 25 लाख पौधे जो हैं वृक्षारोपित किए जाएंगे, ऐसा इनका टारगेट है 25 दिन में, ठीक है। उसके बाद इस ऐप के ज़रिए क्या होगा, पौधों की वृद्धि को ट्रैक किया जाएगा, पौधों की तस्वीरें हर 3 महीने में अपलोड की जाएंगी कि कितनी ग्रोथ हुई है और क्या क्या मतलब सिम्टम्स उसमें हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना है या क्या करना है, ठीक। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए आई है कि अभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी इसिक के द्वारा इस योजना को जून 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी बढ़ा दिया गया है। पहले तो ये योजना जो है 2018 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इस योजना के तहत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत यह बीमा योजना जो है वो लागू की गई है। इसके अलावा इसका कार्यान्वयन कौन करता है, इसका कार्यान्वयन कर रहा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी इसिक। कौन कर रहा है, इसिक, ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। इस योजना में होता क्या है, इस योजना में एक ऐसा प्रावधान किया गया जैसे किसी कारणवश कोई व्यक्ति अपना रोज़गार खो देता है और अंतर्राष्ट्रीय संकट या घरेलू संकट के कारण उसने अपनी नौकरी खो दी हो। अब जैसे इस समय महामारी का समय है, कोविड-19 की महामारी के कारण बहुत से लोगों का रोज़गार चला गया है, तो उनको उनके EPF से, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, कितना 47% वह अपने योगदान का प्राप्त कर सकते हैं और ये 24 महीनों तक वे प्राप्त कर सकते हैं नगद राशि। लेकिन इसके लिए एक शर्त ये कि कम से कम उन्होंने 78 दिनों का अंशदान किया हो 2 वर्षों में बेरोजगारी से पूर्व। तो उन लोगों के लिए ये एक, कह सकते हैं हम, नकदी हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है जो महामारी के समय या अंतर्राष्ट्रीय विस्थापन के समय लोगों का रोज़गार ख़त्म होता है उसको सेव करने के लिए। इसके अलावा एक रोज़गार योजना थी, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना, जो कि 1993 में लागू की गई। और कुछ अन्य योजनाओं के बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं रोज़गार से संबंधित। प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना, ये 2016-17 के बजट में प्रस्तावित की गई थी और इसको लागू कर रहा है श्रम और रोज़गार मंत्रालय के द्वारा, ये लागू की जा रही है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा इसको लागू किया जा रहा है। इसमें होता क्या है, इसमें जो प्रोविडेंट फंड होता है उसमें 22% EPF योगदान के भुगतान किए जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए ये जो है नियोक्ता है, मतलब जो नौकरी देता है ये है नियोक्ता, और BCD विभिन्न एम्प्लॉय हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट EPF में जो 22% का योगदान है वह गवर्नमेंट करती है नियोक्ता की साइड से। इससे क्या होता है, नियोक्ता प्रमोट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने के लिए, क्योंकि उनको देखो EPF का कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। तो नियोक्ता जो है अधिक से अधिक रोज़गार देते हैं, इससे नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को लाभ होता है। चलते हैं आगे भी एक स्कीम बेरोज़गारी से जुड़ी हुई है, प्रधानमंत्री बेरोज़गारी भत्ता योजना। यह अप्रैल 2020 में शुरू की गई है और यह केंद्र सरकार जो है यूनिवर्सल बेसिक स्कीम की ओर कदम बढ़ा रही है। जैसे आपने सुना होगा PM किसान सम्मान निधि स्कीम, इसके तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं प्रत्येक किसान को, ठीक है, उसकी कुछ क्राइटेरिया हैं। तो उसी प्रकार से एक प्रधानमंत्री बेरोज़गार भत्ता योजना लागू की गई है और इसमें 2,000 से 3,500 रुपये की मासिक, 2,000 रुपये से 3,500 रुपये तक की जो मासिक फाइनेंशियल एड है वो दी जाएगी इस योजना के तहत। ये 2020 में शुरू की गई है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है हमारा वेस्ट नाइल वायरस के बारे में है। ये न्यूज़ में इसलिए आया है, यहाँ पर देखिए कंटेस्ट क्या है। कंटेस्ट ये है कि स्पेन में वेस्ट नाइल वायरस के कारण पहली मौत दर्ज की गई है
तो यह भी एक कंसर्न के रूप में न्यूज़ में आया है, मतलब कि एक चिंताजनक न्यूज़ है कि अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है और उसके अलावा वेस्ट नाइल वायरस ने भी स्पेन में पहली मौत दर्ज की गई है वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं वेस्ट नाइल वायरस है क्या। देखो, यह एक फ्लेविरिडे फैमिली का वायरस है। फ्लेविरिडे फैमिली के अन्य वायरस हैं जीका वायरस, येलो फीवर वायरस और डेंगू वायरस। उसी फैमिली का है ये वेस्ट नाइल वायरस, क्या है, ठीक है। तो अगर बात की जाए इसकी, तो सबसे पहले इसे युगांडा में खोजा गया था। और देखो, युगांडा में नाइल नदी के किनारे इसको खोजा गया था, इसीलिए इसे वेस्ट नाइल वायरस कहा जाता है। इसके अलावा ये पक्षियों में पाया जाता है और मच्छरों द्वारा मनुष्य में फैल जाता है। अगर बात की जाए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की इसके बारे में, तो यहाँ पर देखिए, वर्ड्स जो हैं क्या हैं, प्राइमरी होस्ट हैं। और मॉस्किटो जो हैं, यहाँ पर देखिए, ये हैं वर्ड्स, रिजर्वर होस्ट या प्राइमरी होस्ट हम इन्हें कह सकते हैं। पक्षियों से जाता है मॉस्किटो में यानी मच्छर में, और मच्छर से जाता है ह्यूमन में, और मच्छरों से ही जाता है हॉर्स में, ठीक है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये दिया है कि घोड़े जो हैं यानी हॉर्स जो हैं वो इस वायरस के कारण बहुत प्रभावित होते हैं अधिक, और इनके लिए एक वैक्सीन भी उपलब्ध है। मतलब कि हॉर्स के लिए वेस्ट नाइल वायरस का टीका उपलब्ध है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए अभी तक वेस्ट नाइल वायरस का कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई है, ठीक है। भारत में अगर बात की जाए तो 2019 में केरल में वेस्ट नाइल वायरस की सूचना मिली थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। तो ये भी फैक्ट है। चलते हैं आगे। यहाँ पर बस आपको ये याद रखना है कि वेस्ट नाइल वायरस का जो प्राइमरी होस्ट है वो वर्ड्स है, और उसके बाद एक्सीडेंटल होस्ट हैं पीपल एंड एनिमल। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो हमारा आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स के बारे में है। अभी हाल ही में इसकी 6ठी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। और अगर बात की जाए AINTT यानी एशियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक्स की, तो यह एशियान देशों और भारत के साथ मिलकर एक नेटवर्क थिंक टैंक है। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, एशियान इंडिया की अगर बात हो रही है तो भारत और एशियान के बीच में एक थिंक टैंक के रूप में ये काम करता है। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो 16वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2019 में बैंकॉक में किया गया था, थाईलैंड में, ठीक है। चलते हैं आगे आसियान को हम जल्दी से देख लेते हैं। आसियान की स्थापना की गई थी 1967 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें 10 सदस्य देश हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाओस है मैप में, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है और फिलीपींस है, ठीक है। ये 10 देश हैं। यहाँ पर आप मैप की सहायता से इस आसियान देशों की लोकेशन देख सकते हैं। इसमें एक देश की जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है उसका नाम है लाओस, जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में एक लैंड लॉक कंट्री है। और लैंड लॉक का मतलब होता है जिसका बॉर्डर सी से टच ना होता हो, यानी स्थल अवरुद्ध देश है लाओस, साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है मलक्का स्टेट, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया है। यानी सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। और इसका काम क्या है, इसका काम है पीस को प्रमोट करना। सद्भावना का मतलब होता है कि आपसी शांति को प्रमोट करना। इसकी शुरुआत यहाँ पर 1 मिनट देखिए, इसके उपलक्ष्य में मतलब कि इस दिन एक पुरस्कार की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, जो कि 1992 से दिया जा रहा है और 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अगर बात की जाए राजीव गांधी की, तो राजीव गांधी की 21 मई 1991 को चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, श्री पेरम्बदूर नामक स्थान पर राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी 21 मई 1991 को। इसीलिए 21 मई को बलिदान दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, राजीव गांधी के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे, यानी 6वें नंबर के, और 1984 से 1989 के बीच में ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। यानी इनका कार्यकाल जो था 1984 से 1989 के बीच में था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में, यानी मुंबई में। और
अगर बात की जाए, हमारे देश के ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 40 वर्ष की उम्र में इन्हें प्राइम मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट किया गया था, यानी नियुक्त किया गया था। और ये यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1979 यानी 1989 के बीच में ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इसके अलावा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे 1985 से 1991 के बीच में। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में है। ये न्यूज़ हमारी छूट गई थी, एक दिन डिस्कशन हमारी नहीं हो पाई थी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, तो इसीलिए हमने इसे आज कवर किया है। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वो लगातार चौथी बार क्या हुआ है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पहले स्थान पर आया है। इसके बाद सूरत का नंबर है और इसके बाद महाराष्ट्र के शहर नवी मुंबई का स्थान आता है। इसके अलावा गंगा टाउन का जो खिताब है वो वाराणसी को मिला है। तो ये यूपीपीसीएस के पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। उसके बाद यहाँ पर कुछ अन्य फैक्ट दिए हुए हैं कि 2016 में इसे पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण किया गया था और ये 2020 का एडिशन था। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो डेथ वैली के बारे में है। हाल ही में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि डेथ वैली में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तो इस बार जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो रिकॉर्ड किया गया है 54.4 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात की जाए डेथ वैली की तो ये कहाँ है, ये दक्षिण कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में है वहाँ है। और अगर बात की जाए सदी का सबसे अधिक गर्म तापमान यहाँ इस बार दर्ज किया गया है। यहाँ पर आप लोकेशन देख लीजिए एक बार डेथ वैली की, ये है डेथ वैली और ये कैलिफोर्निया है और इसी में है डेथ वैली जो कि यहाँ पर देखिए आप, ये कैलिफोर्निया का मैप आप साइड में देख रहे हैं और ये डेथ वैली है जो कि 54.4 डिग्री सेल्सियस के साथ विश्व का सबसे गर्म स्थान बना हुआ है। ये पैसिफिक ओशियन के किनारे पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंट जोन्स है, ये ऑकलैंड है और ये लॉस एंजलिस है। ठीक है, चलते हैं आगे। कुछ अन्य हॉटेस्ट प्लेस दिए हुए हैं विश्व के, मतलब कि सबसे गर्म तो नहीं लेकिन गर्म है। जैसे मान लीजिए किबली, ये कहाँ है, ट्यूनीशिया। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। और मित्रीबा ये कुवैत में है, तुर्बत ये पाकिस्तान में है, दल्लोल इथोपिया में है और अजीजिया में है लीबिया। लीबिया में क्या है, अल अजीजिया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट गर्म स्थल हैं विश्व के। और सबसे गर्म स्थल की अगर बात की जाएगी तो क्या आंसर लगाएंगे आप, डेथ वैली। ठीक है, और भारत में अगर बात की जाए तो राजस्थान में फलौदी जो है 2016 में सबसे गर्म स्थल था, जहां 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। हाल ही में चुरू में 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया था। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सेवा को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।